चर्चा पहले भी कर चुका हूं। अब मैं ये संकेत के रूप में बता रहा हूं कि आगे आने वाले बिंदु के रूप में हम किस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। आगे आने वाली कक्षाओं में हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, हमारा जो ये दौर है, ये सिलसिला जो है, ये किस रास्ते आगे बढ़ेगा दोस्तों, हमारा जो ये हिंदी का कारवां है किस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने उनका संकेत आपको दे दिया है। क्यों? वाक्य में केवल वाक्य के प्रकार, वाच्य और वाक्य शुद्धि पढ़ा जाता है। जो छोटा टॉपिक है ये पूरा हो जाएगा। सबसे बड़ा टॉपिक हिंदी का यह वाला भाग है। जो अधिकांश परीक्षाओं में जो पाठ्यक्रम के बिंदु होते हैं वो शब्द वाले पोर्शन में से होते हैं दोस्तों। कहां से होते हैं? शब्द वाले बिंदु में से होते हैं। और आज हम उसी बिंदु को आरंभ कर रहे हैं। एक बार आप चाहो तो इन टॉपिक्स के नाम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ये आवश्यक नहीं है, फिर भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं मित्रों। अब मैं बात करता हूं हमारे नए बिंदु पे। हेडिंग डाल दीजिएगा दोस्तों, क्या शब्द। क्या होता है शब्द, इसकी बात कर रहा हूं। ध्यान से समझो। भाषा या व्याकरण के तीन अंग होते हैं। कौन सा? एक होता है वर्ण, एक होता है दोस्तों क्या? शब्द, और एक होता है दोस्तों क्या? वाक्य। ये पूर्व की कक्षाओं में भी हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं। ये पूर्व की कक्षाओं में भी हमने बहुत अच्छे से जाना है क्या कि वर्ण क्या होता है और शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है। वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है। ये पूर्व की कक्षाओं में हम बहुत भली भांति इनसे परिचित हो चुके हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, मैं पुनः इसका दोहरान कर रहा हूं। क्या जो वाक्य होता है मित्रों वह बनता है शब्द से। वाक्य किससे बनता है दोस्तों? शब्द से बनता है। वाक्य किससे बनता है? शब्द से बनता है। और शब्द किससे बनता है दोस्तों? वर्ण से बनता है। शब्द किससे बनता है? वर्ण से बनता है। और यदि कोई पूछे कि वर्ण किससे बना, तो दोस्तों वर्ण बनता है ध्वनि से। वर्ण किससे बनता है दोस्तों? ध्वनि से बनता है। वर्ण किससे बनता है? ध्वनि से। और यदि किसी मेरे मित्र के ध्यान में यह आ जाए कि ध्वनि कहां से आई, तो यह होती है, ध्यान देना, मन की वह इकाई। मन की वह इकाई जिसमें आवाज नहीं होती। मनुष्य के मन की वह इकाई जिसमें आवाज नहीं होती, जिसमें आवाज नहीं होती। अर्थात मैं ये कहूं कि जो ध्वनि होती है वह होती है मनुष्य मन की अध्वन्यात्मक इकाई। विचार क्या होती है दोस्तों? मनुष्य विचार के मूल रूप को, या मनुष्य विचार या भाव के, विचार के या भाव के मूल रूप को जिस माध्यम से बाहर निकालता है, जिस माध्यम से व्यक्त करता है, तो भाषा की मौखिक इकाई, तो भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। अर्थात हम कोई भी बात कहना चाहते हैं, एक व्यक्ति के मन में बहुत सारे भाव होते हैं, एक व्यक्ति के मन में बहुत सारे विचार होते हैं। जब वह व्यक्ति उन भावों को, उन विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है, तो भाषा का वह माध्यम जो मौखिक रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, भाषा का वह माध्यम मनुष्य के विचार या भाव के मूल रूप को जिस माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो भाषा की जो मौखिक इकाई होती है, भाषा की जो मौखिक इकाई होती है दोस्तों, उसे ही क्या नाम दिया जाता है? ध्वनि नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ध्वनि नाम दिया जाता है। तो इतनी बड़ी कहानी को हम मोरल रूप में क्या कहेंगे? यह क्या है? भाषा की मौखिक इकाई होती है दोस्तों। यह क्या होती है? भाषा की मौखिक इकाई होती है। और इसी का वर्ण क्या होते हैं? लिखित रूप होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? लिखित रूप होता है। अर्थात भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि होती है, और उस ध्वनि का लिखित रूप, उस ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और वर्णों के योग से, वर्णों के योग से क्या बनता है? वर्णों का जब योग होता है तो क्या बनता है दोस्तों? शब्द बनता है। और शब्दों का जो योग होता है, शब्दों का जब योग होता है दोस्तों, तो क्या बनता है? वाक्य। मैं बता रहा हूं, परिभाषा रटनी नहीं है। परिभाषा कैसे बनाई, आप एक अनुमान यह तो लगाओ कि
हिंदी में कोई तो ऐसा रहा होगा जिसने सभी परिभाषाएं निर्धारित कर दी। हम क्यों पढ़े उन्हीं परिभाषाओं को जो परंपराओं से सब पढ़ते आ रहे हैं। हम इसीलिए पढ़ते हैं उन परिभाषाओं को क्योंकि उनका हमें कारण पता नहीं होता। अब यदि हम कारण जान लेंगे तो परिभाषा खुद बना के लिखेंगे। हम कारण जान लेंगे कि इसकी परिभाषा यही क्यों बनी, क्या कोई दूसरे शब्दों में इसको व्यक्त किया जा सकता है, कौन सी किताब में हम कह सकते हैं कि इसमें जो लिखी हुई है यही इसकी परिभाषा हो सकती है, इसके अलावा इसका कोई और परिभाषा प्रकार नहीं बनाया जा सकता। अपनी परिभाषाएं खुद बनाओ, खुद इसके मेथड को समझो, शब्द कहना क्या चाह रहा है। मैंने अभी अभी आपको बताया क्या कि भाषा या व्याकरण के 3 अंग हैं, एक तो है वाक्य, एक है शब्द और एक है क्या, वर्ड। सबसे बड़ा कौन, वाक्य। वाक्य किससे बनता है, शब्दों से। शब्द किससे बनते हैं, वर्णों से। वर्ण किससे बनता है, ध्वनि से। ये बात हमें पता चल चुकी। भाषा के कितने अंग, 3, वाक्य, शब्द और वर्ण। वाक्य, शब्द और वर्ण। वाक्य किससे बनता है, शब्द से। शब्द किससे बना, वर्ण से। वर्ण किससे बना, ध्वनि से। कैसे बना, तो सुनो। ध्वनि जो होती है वह होती है भाषा की मौखिक इकाई। ध्वनि जो होती है वह होती है दोस्तों भाषा की क्या, मौखिक इकाई होती है। वो क्या होती है, भाषा की मौखिक इकाई। और इसी के लिखित रूप को, इसी के लिखित रूप को क्या कहा जाता है दोस्तों, वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, वर्ण कहा जाता है। मैं पुनः दोहरान कर रहा हूं, मेरी बात का ध्यान से सुनना। भाषा की मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। वर्णों के योग से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। शब्दों के योग से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। अब हमारा बिंदु कौन सा है, शब्द। तो बना किससे है दोस्तों, वर्ण से। शब्द बना किससे है, वर्ण से। कैसे बना, जब वर्ण जुड़े तो क्या बना, शब्द बना। वर्ण कैसे जुड़े, उस बात को हमें जानना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। मैं कहूंगा क्या, शब्द के लिए वर्णों का सार्थक योग। बहुत नई चीज बता रहा हूं दोस्तों। वर्णों का सार्थक योग क्या कहलाता है दोस्तों, शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। देखो कैसे, मेरे पास एक वर्ण है कौन सा, कै। मेरे पास एक वर्ण है कौन सा, मैं। क्या है, मैं। दोनों को जोड़ूंगा क्या बनेगा, कम। सार्थक क्या होता है, बिल्कुल वही चीज तो मैं बता रहा हूं मेरे मित्र। सार्थक क्या होता है, पूरी बात सुनिए। ये जो सार्थक पद है इसका अगर टुकड़ा करें तो देखो इसमें 2 चीजें निकलती हैं, से, अर्थ, और क्या निकला उसमें, कै। एक तो क्या आया, उपसर्ग, और एक क्या आया, प्रत्यय। क्या आया, प्रत्यय। ध्यान से समझना, सार्थक का विच्छेद क्या हो रहा है, से प्लस अर्थ प्लस कै। से प्लस अर्थ प्लस कै। से का मतलब हमें पता है होता है सहित। अर्थ के, अर्थ के सहित यानी कि साथ में। सहित को आप क्या कह सकते हो, साथ में। वर्णों का किसके साथ में योग हो, वर्णों का अर्थ के सहित या अर्थ सहित योग होता है, उसे क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्ण इस प्रकार से जुड़े। कम से कम कितने हैं, 2। कम से कम कितने हो, 2। 2 या 2 से अधिक वर्ण इस प्रकार से जुड़े कि उनका योग कैसा हो, सार्थक हो। सार्थक का मतलब यह हुआ कि 2 या 2 से अधिक वर्ण जुड़ते हैं तो जो नया शब्द बन रहा है उसका कोई न कोई अर्थ निकलना चाहिए, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक वर्णों का ऐसा योग जो जुड़ने के बाद में अपना अर्थ दे। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि कम का मतलब होता है क्या, कम का मतलब क्या होता है दोस्तों, जरा सा। क्या होता है दोस्तों, जरा सा। हम क्या कह सकते हैं, अल्प। हम क्या कह सकते हैं, न्यून। हम क्या कह सकते हैं, न्यून। हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा। समझ में आया मेरे मित्रों मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2 या 2 से अधिक वर्णों का ऐसा योग जो जुड़ने के बाद में अपना कोई अर्थ प्रस्तुत करते हैं। तो जो ये वर्णों का अर्थ के योग में जुड़ना हुआ, या मैं कहूं वर्णों का जो अर्थ के साथ में जुड़ना हुआ, या मैं कहूं वर्णों का जो ये अर्थ सहित जुड़ना हुआ, इसे ही क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों, शब्द कहा जाता है। तो व्यवस्थित परिभाषा की बात करें, व्यवस्थित परिभाषा की बात करें तो व्यवस्थित परिभाषा कैसे बन जाएगी इसकी, व्यवस्थित परिभाषा की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। जैसे सुनना, हम इसकी व्यवस्थित परिभाषा लिखना चाहते हैं क्या, कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्णों, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक
योग को, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द कहते हैं। एक बात हमें यह पता चल चुकी है, जैसे जैसे उदाहरण के रूप में हम लें, जैसे उदाहरण के रूप में लें, जैसे हमारे पास एक वर्ण है कौन सा? के। एक वर्ण है कौन सा? मैं। एक कौन सा वर्ण है? ले। अर्थात हमारे पास एक नया रूप आ गया कौन सा? कमल। हमारे पास एक नया रूप आ गया कौन सा? कमल। इसे कह सकते हैं एक व्यक्ति का भी नाम है, एक पुष्प का भी नाम हो सकता है। तो कम से कम दो या दो से अधिक वर्णों का इस प्रकार से जुड़ना, कम से कम दो या दो से अधिक वर्णों का इस प्रकार से जुड़ना कि जुड़ने के बाद अपना वो कोई अर्थ प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसा जुड़ना ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। इस परिभाषा में बहुत महत्वपूर्ण चीज यही है, वर्णों का सार्थक योग। वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। बाकी और ये तो शब्द से है, मैंने ये इसलिए बताया है क्योंकि शब्द नाम का जो बिंदु है ये RAS मुख्य परीक्षा में रिटर्न में भी जुड़ा हुआ है मित्रों, इसलिए बता रहा हूं। शब्द से सारी परिभाषाएं मैं आपके सामने उल्लेखित इसीलिए करूंगा कि हो सकता है आपका कहीं रिटर्न पेपर में सामना हो जाए तो आप इसकी शब्द से हूबहू परिभाषा लिखना चाहें तो ये आपके सामने मैंने इसकी परिभाषा भी लिख दी। क्या शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक योग ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों का इस प्रकार से जुड़ना कि जुड़ने के बाद वो अपना कोई अर्थ दें, तो उन्हें क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसके बाद जो दो बातें हमें और जानना आवश्यक है इसी से संबंधित, क्या क्या? यह है भाषा की, यह है भाषा की कौन सी इकाई होती है? मध्यम इकाई होता है। कौन सा अंग है? मध्यम अंग है। यह कौन सा अंग है? मध्यम अंग है। मध्यम अंग कह सकते हो आप, इसे चाहो तो मध्यम इकाई कह सकते हो, इसे आप चाहो तो मध्यम अंग कह सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसे क्या कह सकते हैं? मध्यम इकाई है। कैसे? यह बात समझना। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य आया, कैसे? मैंने अभी अभी आपको बताया था कि भाषा या व्याकरण के तीन अंग होते हैं। एक तो होता है कौन सा? वर्ण। दूसरा कौन सा होता है? शब्द। और तीसरा कौन सा होता है? वाक्य। हमें ये पता है सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है दोस्तों? वाक्य। सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? वर्ण। और ये है कहाँ की? मध्य की इकाई। ये कहाँ की है? मध्य का अंग कह सकते हो आप, इसे मध्यम की इकाई कह सकते हैं। लेकिन अगला तथ्य यह कम पूछा जाता है, तो पूछा जाने वाला तथ्य है उससे मैं आपका परिचय करा रहा हूं। क्या? यदि आपको पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए, क्या पूछ लिया जाए कि भाषा की इकाइयां छोटी कौन कौन सी हैं, तो देखो भाषा की मौखिक रूप में, भाषा की, अभी वापस से बता रहा हूं, ये हालांकि तथ्य मैंने आपको पहले नोट करवाए थे। मौखिक इकाई पूछे तो सदैव जवाब क्या रहेगा? ध्वनि। यदि आपको पूछा जाए क्या लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आंसर आएगा कौन सा? वर्ण। आंसर कौन सा आएगा? वर्ण। और मौखिक और लिखित कुछ नहीं दे, केवल इतना ही पूछ ले, सबसे छोटी पूछे, तो भी जवाब आपका कौन सा होगा? वर्ण ही होगा। लेकिन यदि आपके प्रश्न में कोई शर्त दे दी जा रही है, और वो शर्त कौन सी है? अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर मित्रों? अर्थ के आधार पर। यदि आपसे पूछा जाता है अर्थ के आधार पर भाषा के अंग कितने होते हैं, पहला प्रश्न, तो आपका जवाब सदैव दो होना चाहिए। वास्तव में भाषा के तीन अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। लेकिन दोस्तों वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता, वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थात अर्थ के आधार पर भाषा के केवल दो अंग होते हैं। एक तो होता है कौन सा? शब्द। और एक होता है मित्रों कौन सा? वाक्य। सॉरी, एक कौन सा होता है? वाक्य। अर्थात प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता है क्या कि अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं, तो आपका केवल आंसर होना चाहिए दो अंग होते हैं। कितने होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य। अर्थ के आधार पर भाषा के दो अंग होते हैं, शब्द और वाक्य। अब दूसरा प्रश्न आता है, इन दोनों में छोटा कौन हुआ? तो इन दोनों में छोटा कौन होता है? शब्द होता है। तो जो अगला तथ्य हमें पूछा जाता है वह क्या आता है? ध्यान देना, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछी जाती है मित्रों, आपसे पूछ लिया जाए सब अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो भी क्या आएगा दोस्तों? जवाब हमारा शब्द ही आएगा। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो भी हमें जवाब क्या देना है दोस्तों? शब्द ही देना है। तो ये शब्द से संबंधित हमने तीन बातें जानी है।
सबसे पहली बात हम जान चुके हैं कौन सी, शब्द कहा किसे जाता है। तो शब्द किसे कहा जाएगा, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक योग ही क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अर्थात वर्णों का इस प्रकार से जुड़ना कि जुड़ने के बाद अपना कोई अर्थ प्रस्तुत करते हैं, जुड़ने के बाद अपना कोई अर्थ प्रस्तुत करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, शब्द कहते हैं। उसके बाद अगली बात हमने जानी क्या, यह भाषा का कौन सा अंग माना जाता है, मध्यम अंग माना जाता है दोस्तों। कौन सा अंग माना जाता है, मध्यम अंग माना जाता है दोस्तों। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो जानी है, जो परीक्षा में अधिकांशतः पूछने के बहुत ज्यादा संभावनाएं बनती हैं, जहां से क्या, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो अर्थ के आधार पर यदि आपसे सबसे छोटी इकाई पूछ ली जाए तो आपका जवाब सदैव क्या होगा दोस्तों, शब्द होगा। अर्थ के आधार पर यदि सबसे छोटी इकाई पूछी जाती है तो हमारा जवाब क्या होगा दोस्तों, शब्द होगा। क्या होगा, शब्द होगा। इस बात की आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ तक की बात होने के बाद अगला हमारा जो बिंदु आरंभ होता है दोस्तों, वह होता है कौन सा, शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार, कौन सा बिंदु दोस्तों, शब्द की बात आरंभ कर रहा हूं। अभी इस शब्द टॉपिक की चर्चा हम कल आरंभ कर चुके थे पूर्व की कक्षा में। हमने यह जाना था कि जो भाषा होती है दोस्तों, जो भाषा होती है, इस भाषा के कहो या व्याकरण के कहो, भाषा के कहो या व्याकरण के कहो, भाषा या व्याकरण जो भी है, इन दोनों में जिसके भी नाम से जानेंगे कहेंगे क्या कि भाषा या व्याकरण, इन दोनों के अंगों की यदि बात की जाए, आप चाहो तो भाषा के अंग कह सकते हो, आप चाहो तो व्याकरण के अंग कह सकते हो। तो जो भाषा या व्याकरण के अंग होते हैं मित्रों, वो होते हैं तीन। कितने होते हैं दोस्तों, तीन होते हैं। पहला जो होता है वह होता है वर्ण, दूसरा जो अंग होता है वह होता है शब्द, और तीसरा या जो अंतिम होता है दोस्तों, वह क्या होता है, वाक्य होता है। स्वागत है मेरे दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा बिंदु पर, बहुत अच्छा बिंदु आरंभ कर चुका हूं मैं मेरे मित्रों। क्या, शब्द हमारा जो आज का प्रकरण है, इस पे हम चर्चा करेंगे कि शब्द किसे कहा जाता है, कितने इसके प्रकार होते हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको बताया कि आपसे यदि यह पूछा जाए कि भाषा के कितने अंग होते हैं, तो भी जवाब कितना होएगा मित्रों, तीन होगा। कितना होगा दोस्तों, तीन होगा। और यदि आपको पूछा जाता है, और यदि आपको पूछा जाता है क्या कि व्याकरण के कितने अंग होंगे, व्याकरण के कितने अंग होंगे, तो दोस्तों सदैव याद रखना, व्याकरण के भी तीन ही अंग होते हैं। व्याकरण के भी कितने अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं। वो तीनों कौन कौन से हैं, एक है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। इस पूरी बात को मैं एक पंक्ति में कहूं तो यह कह सकता हूं कि हिंदी की संपूर्ण व्याकरण, किसी भी भाषा की संपूर्ण व्याकरण केवल तीन भागों में बटी होती है। कितने भागों में बटी होती है दोस्तों, तीन भागों में। एक होता है वर्ण, एक होता है शब्द और अंतिम होता है दोस्तों वाक्य। तो हमने वर्ण वाला बिंदु पूरा पढ़ लिया है। चर्चा आरंभ कर रहा हूं दोस्तों कौन से की, शब्द की। किसकी बात आरंभ करता हूं दोस्तों, शब्द की चर्चा आरंभ कर रहा हूं। अब ध्यान देना, जो यह शब्द होता है यह किससे बनता है, वाक्य होता है यह किससे बनता है। इस बात पर एक प्रश्न उठता है क्या, देखिए, जो वाक्य होता है इसका निर्माण होता है दोस्तों शब्द से। वाक्य किससे बनेंगे, शब्दों के योग से बनेंगे। किसके योग से बनेंगे, शब्दों के योग से बनेंगे। और शब्द किसके योग से बनते हैं दोस्तों, वर्णों के योग से बनते हैं। वापस से समझना इस बात को मेरे मित्र, क्या कि वाक्य बनता है शब्दों के योग से, वाक्य बनता है शब्दों के योग से, और शब्द बनते हैं मेरे मित्रों वर्ण के योग से। किसके योग से बनते हैं, वर्ण के योग से। और यह हमें बहुत अच्छे से पता है कि वर्ण किसका रूप है, ध्वनि का। और ध्वनि का कौन सा रूप है मेरे दोस्तों, ये ध्वनि का लिखित रूप होता है। ध्वनि का लिखित रूप यदि आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, वर्ण होगा। और जो ध्वनि होती है, जो ध्वनि होती है, यह होती है भाषा की मौखिक इकाई। यह क्या होती है दोस्तों, भाषा की मौखिक इकाई। अब इस पूरी बात की चर्चा हम समझ चुके हैं, यह पूरा खाका हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। क्या कि भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई है, भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई है दोस्तों, वह कौन सी है, ध्वनि है। वह कौन सी है दोस्तों, ध्वनि। और ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है दोस्तों, वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है दोस्तों, वर्ण कहलाता है। वर्णों के योग से क्या बनते हैं, शब्द।
और शब्दों के योग से क्या बनता है मित्रों, वाक्य बनता है। तो इस बात की चर्चा को आरंभ करने से पहले आज हमें पता चल चुका है क्या कि यह जो शब्द नामक प्रकरण है यह कहां से आया। तो पता चला कि शब्द किससे बना मित्रों, वर्णों के योग से। किसके योग से बना मित्रों, वर्णों के योग से। यहां तक की बात हम पूर्व की कक्षा में भी जान चुके थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नए तरीके से समझना इसको। तो आज का हमारा जो प्रकरण होगा, आज का हमारा जो प्रकरण होगा वह कौन सा है दोस्तों, शब्द होगा। हाँ बिल्कुल, आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ये चीज आपको मैं पहले बता चुका हूं और यहाँ से ऐसा कोई प्रश्न भी नहीं है जो आपके लिए अत्यावश्यक है, बहुत ज्यादा जानना आवश्यक है। मैंने जो बोला है आप इस बात को ध्यान में रखना कि जो शब्द बिंदु है वह कहां से आया। अब इसकी परिभाषा से वह स्पष्ट कर रहा हूं। शब्द होता है क्या है, वर्णों का सार्थक योग। क्या होता है दोस्तों, वर्णों का सार्थक योग होता है। वर्णों का कैसा योग होता है दोस्तों, सार्थक योग होता है। अर्थात दो या दो से अधिक वर्ण, दो या दो से अधिक वर्ण इस प्रकार से जुड़े कि जुड़ने के बाद अपना कोई अर्थ प्रस्तुत करते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण इस प्रकार से जुड़े कि जुड़ने के बाद अपना अर्थ प्रस्तुत करते हैं। तो जो नया, जो बिल्कुल जो नया रूप हमारे सामने निकल कर आता है दोस्तों, उसे ही शब्द कहा जाता है। तो परिभाषा में आप कह सकते हो क्या, दो या दो से अधिक वर्णों का, दो या दो से, दो या दो से अधिक वर्णों का, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक योग, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक योग क्या कहलाता है मित्रों, शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। यह बात आपको शब्द नामक बिंदु की परिभाषा के रूप में ध्यान में रखने की है। क्या, शब्द नामक बिंदु में परिभाषा के रूप में आप क्या याद रखोगे कि शब्द किसे कहा जाता है। शब्द किसे कहा जाता है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा योग, दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा योग, कैसा योग, सार्थक। बहुत अलग बात बोल रहा हूं, ध्यान देना दोस्तों। इस पूरी परिभाषा में एक वह शब्द जो हमें याद नहीं रहता, वह कौन सा है, सार्थक। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो सार्थक का शाब्दिक अर्थ निकालने से पहले हम इसका विच्छेद करें तो हमें इसमें निकल के आता है क्या, से प्लस अर्थ के, साथ में अर्थ के। से उपसर्ग का अर्थ क्या होता है दोस्तों, साथ में। सार्थक इस शब्द में से क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और से उपसर्ग का अर्थ होता है दोस्तों क्या, साथ में, अर्थात सहित, अर्थात सहित। मैं कहूं अर्थ के साथ में योग होगा, या वर्णों का, या वर्णों का अर्थ सहित योग होगा, अर्थ सहित योग होगा, तो ऐसी इकाई का नाम क्या होगा दोस्तों, शब्द होगा। यहां तक की बात हमने जान ली है। इसके बाद अगला तथ्य एक जानना है क्या, यह भाषा का मध्यम अंग होता है। कौन सा अंग होता है दोस्तों, मध्यम अंग होता है। कौन सा अंग होता है मित्रों, मध्यम अंग होता है। और दूसरी बात यहीं से जाननी है क्या, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, यह बात आपके काम की है। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई यदि आपसे पूछा जाए तो वह भी क्या होगी दोस्तों, शब्द होगी। अर्थात अब तक की इस कक्षा में हमें तीन बातें बहुत अच्छे से जानने को मिली हैं। पहली बात की मैंने चर्चा आपसे की, क्या कि शब्द क्या है, शब्द आया कहां से, तो मैंने केवल आपको हिंट दिया, वर्णों का सार्थक योग क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। फिर बात आती है, बिल्कुल आरएस मुख्य परीक्षा वाले मेरे मित्र सोच रहे होंगे कि सर इतनी सी परिभाषा ही थोड़ी है, तो पर्याप्त परिभाषा या शब्द शह परिभाषा हमें लिखनी पड़ जाए। तो शब्द शह परिभाषा भी दोस्तों मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। क्या कि दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक योग ही क्या कहलाता है मित्रों, शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अर्थात दो या दो से अधिक वर्ण इस प्रकार से जुड़े कि जुड़ने के बाद अपना कोई अर्थ देते हैं, तो ऐसी इकाई को ही क्या कहा जाएगा मित्रों, शब्द कहा जाएगा। उसके बाद जो बात हमने नई जानी है, नई बात जो हमें जानने को मिली वह क्या मिली, भाषा के कितने अंग थे मित्रों, तीन अंग थे। कितने अंग थे, तीन। कौन कौन से, वर्ण, शब्द, वाक्य। सबसे छोटा है वर्ण और सबसे बड़ा कौन सा है, वाक्य। पूछा जाए मध्यम कौन सा होगा, तो भाषा का मध्यम, बिल्कुल भाषा का मध्यम अंग यदि पूछा जाए तो जवाब क्या होगा मित्रों,
शब्द होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है, क्या यदि हमें पूछा जाता है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, यह वाली बात ध्यान रखना, इस सबसे छोटी इकाई नाम से 2-3 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न जिसकी हम बात कर चुके हैं मित्रों, क्या कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी। क्या पूछा जा सकता है, मौखिक इकाई। अगर मौखिक शब्द यदि आपको प्रश्न में दिया जाए मित्रों, तो जवाब होगा ध्वनि। क्या होती है मौखिक इकाई, ध्वनि होती है। यदि आपसे पूछा जाए क्या लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई क्या होगी दोस्तों, तो उसका जवाब क्या होगा, वर्ण होगा। क्या होगा, वर्ण होगा। यदि मौखिक और लिखित इस प्रकार की कोई शर्त नहीं देता और केवल इतना सा ही पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो भी हमारा जवाब वर्ण ही होगा। ध्यान देना, 3 चीजें मैं बता चुका हूं। यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाता है क्या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक पूछा जाए, तो जवाब होगा सदैव ध्वनि। यदि लिखित इकाई की बात की जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, वर्ण होगा। हमारा जवाब क्या होगा, वर्ण होगा। क्योंकि मौखिक तो है ध्वनि, और इस ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वही क्या होता है मित्रों, वर्ण होता है। यदि हमें मौखिक और लिखित इस प्रकार की कोई शर्त नहीं देता है और केवल इतना सा ही पूछ लेता है क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो भी हमारा जवाब क्या होगा मित्रों, वर्ण ही होगा। क्या होगा, वर्ण ही होगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए, देखो यहाँ पर शर्त बहुत अच्छी दे दी है मैंने, बहुत अच्छी दी है। क्या प्रश्न पूछ रहा है अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों, अर्थ के आधार पर। मतलब जो भाषा के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, इन तीनों में अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग या सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी दोस्तों, तो जो वर्ण होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता। तो अर्थ के आधार पर केवल 2 अंग होते हैं, एक तो होता है शब्द और एक होता है वाक्य। दोस्तों वाक्य। अब हमें पता है कि शब्द और वाक्य, बिल्कुल शब्द और वाक्य, इन दोनों में छोटा कौन होगा, तो अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों, शब्द होता है। क्या होता है, शब्द होता है। तो ये इस शब्द से नामक बिंदु के जो संबंधित प्रश्न है, इसकी भूमिका से संबंधित मान सकते हैं, इसकी अर्थ और परिभाषा से संबंधित प्रश्न है, या इसके बेसिक बेस से संबंधित जो प्रश्न है वो हमने जान लिए कि किसे कहा जाता है और इसका महत्व क्या है। यहाँ तक की बात हो जाने के बाद अब आज का हमारा अगला बिंदु आरंभ होगा, कौन सा दोस्तों, शब्दों के प्रकार। उसके पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से। बिल्कुल दोस्तों, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। अब जो मैं दूसरा भाग आरंभ करने वाला हूं आज के प्रकरण का, वह क्या होगा दोस्तों, शब्दों के प्रकार। दूसरा बिंदु हमारा जो है वह क्या है दोस्तों, शब्द के प्रकार। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। नहीं दोस्तों, 3 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। आपके जवाब सही हैं, मेरा प्रश्न अभी पूरा हुआ ही नहीं, आप ऐसे ही जवाब देना आरंभ कर चुके हो मित्रों। पहले पूरी बात सुनिए। अच्छे विद्यार्थी का गुण होता है, अच्छे परीक्षार्थी का गुण होता है कि वह प्रश्न को पूरे मनोयोग से सुनता है दोस्तों। यदि शीघ्रता करेंगे तो जरूरी नहीं कि हमारा प्रश्न का दिया हुआ जो उत्तर है वह सदैव सही हो। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात बता रहा हूं दोस्तों। क्या कि जो शब्द के प्रकार होते हैं, शब्दों के जो प्रकार होते हैं, उनको विभाजित करने के बहुत सारे आधार होते हैं दोस्तों। अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रकार होंगे। शब्द को बांटने के आधार भी अलग अलग हैं दोस्तों, और इसके प्रकार भी अलग अलग हैं। मैंने जो कहा उसको वापस से सुनिए। शब्द के प्रकार की बात की जाए तो आप सीधे ही नहीं कह सकते कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, या एक ही प्रकार का होता है, 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। शब्द के 2 प्रकार भी होंगे, 3 भी होंगे, 5 भी होंगे, लेकिन उनकी शर्तें अलग अलग होंगी। बिल्कुल उनके कारण अलग होंगे। अगर 3 प्रकार के हैं तो बांटने का आधार अलग होगा, विभाजित करने का कोई अलग आधार होगा। 5 यदि प्रकार होंगे तो उसको बांटने का आधार अलग होगा। 2 प्रकार होंगे तो वो अलग आधार पर होंगे। अर्थात मेरा कहने का आशय यह हुआ कि जो शब्दों के प्रकार होते हैं वो अलग अलग आधारों पर होते हैं, अलग अलग प्रकारों में होते हैं। जैसे सबसे पहले
सबसे पहले मैं शब्दों को बांटने का पहला आधार ले रहा हूं, क्या दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर। शब्दों को बांटने का पहला आधार क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है? एक दूसरा प्रकार, अभी लिखना नहीं है दोस्तों, केवल सुनना है। मैं जब आपको मौका दूं उस समय इसका स्क्रीनशॉट लेना, अभी नहीं। मैं जो कहना चाह रहा हूं बिंदु समझिए। इसके ठीक बाद में मैं जब दूसरा आधार आपको बताऊंगा तो उस समय एक शब्द लिखूंगा, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पर। देखिए जरा ध्यान से दोस्तों, ये दोनों शब्द हमें देखने में एक जैसे से लगते हैं, व्युत्पत्ति उत्पत्ति। व्युत्पत्ति उत्पत्ति पर ध्यान देना दोस्तों, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। इन दोनों शब्दों का अंतिम वर्ण या मैं कहूं अंत में इनके उच्चारण साम्य है, अर्थात उत्पत्ति अंत में लघु ई आ रहा है, व्युत्पत्ति अंत में लघु ई आ रहा है। लेकिन इन दोनों के अर्थ में बड़ा अंतर होता है मेरे मित्रों। अंतर क्या होता है वह सुनिए। इस उत्पत्ति का मतलब होता है दोस्तों उत्पन्न होना। क्या होता है दोस्तों? उत्पन्न होना। और इस व्युत्पत्ति का मतलब होता है दोस्तों व्युत्पन्न होना। कितने प्रकार होते हैं वो चर्चा तो हम हर कोई कर सकता है। हम हर किताब में देख लेते हैं कि ये 5 प्रकार हैं या 6 प्रकार हैं या 2 प्रकार हैं, लेकिन ये 5 ही क्यों हो रहे हैं? कैसे कैसे ये बनेंगे, कैसे इनको पहचानेंगे, उन तथ्यों को हम जानेंगे। पर उससे पहले इस शब्द को तो समझ लीजिए कि ये उत्पत्ति और व्युत्पत्ति है क्या। हिंदी में बहुत सारे अपन प्रकार पढ़ेंगे, हिंदी बहुत के बिल्कुल हिंदी के बहुत सारे प्रकरणों के बहुत प्रकार होंगे और उनमें इन नामों का मैं बार बार जिक्र करूंगा तो एक ही बार इनसे हम भली भांति परिचित हो जाएंगे, तो हमें बार बार इनका अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। एक शब्द हमारे पास आ गया कौन सा? उत्पत्ति। और एक शब्द हमारे पास आ गया कौन सा? व्युत्पत्ति। अब उत्पत्ति का अर्थ मैंने आपसे लिया क्या? उत्पन्न होना। क्या लिया दोस्तों? उत्पन्न होना। और व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? व्युत्पन्न होना। यहां तक भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लीजिए कि उत्पत्ति के अंतर्गत बात करते हैं किसकी दोस्तों? स्रोत की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? स्रोत की बात की जाती है। कोई चीज हमें प्राप्त कहां से हो रही है? कोई चीज हमें प्राप्त कहां से हुई, प्राप्त कहां से होती है, वो चीज क्या कहलाती है? सोर्स, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं, स्रोत जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं उत्पन्न कहां से हो रहा है। और व्युत्पन्न का मतलब होता है किसी चीज का बनना, किसी चीज का बनना, या आप कह सकते हो उसकी संरचना, अंग्रेजी में जिसको स्ट्रक्चर कहा जाता है दोस्तों। बिल्कुल, आप इसको सरल शब्दों में और कहो तो कह सकते हो बनावट। क्या कह सकते हो दोस्तों? बनावट। आप चाहो तो इसको केवल रचना से भी संबोधित कर सकते हो। एक एक शब्द के मैंने अनेकों पर्यायवाची आपके सामने लिख दिए हैं, पर्याय के रूप में भी इन्हें ध्यान रखना कि कौन से शब्द का क्या पर्यायवाची शब्द होता है। हमारा उद्देश्य पर्यायवाची शब्द नहीं, हमारा उद्देश्य यह है कि उत्पत्ति का मतलब क्या होगा और व्युत्पत्ति का मतलब क्या होगा। दोनों बातें आपके सामने आ रही हैं क्या? उत्पत्ति का मतलब होता है किसी चीज का उत्पन्न होना। उत्पत्ति का जो मतलब होता है दोस्तों वह क्या है? किसी चीज का उत्पन्न होना। उत्पन्न होने का मतलब क्या है? उसका सोर्स क्या है, अर्थात वह हमें प्राप्त कहां से हो रही है। और व्युत्पत्ति का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज का व्युत्पन्न होना, यानी कि बनना। बनने का मतलब लेते हैं हम किससे? संरचना से, या उसकी रचना या वो बनावट से लेते हैं। रचना या और मैं कह सकता हूं किससे लेंगे दोस्तों? बनावट से लेंगे। कोई चीज बनती कैसे है। अब ये ऐसे तो शब्द हैं, समझ में नहीं आया। अब बात करता हूं एक उदाहरण से, इस चीज को समझने की बात करते हैं। जैसे मानिए मित्रों हमारे पास शब्द आ गया जल। इस जल शब्द से मैं ये दोनों का अर्थ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उत्पत्ति का संबंध किससे होगा और व्युत्पत्ति का संबंध किससे होगा। उत्पन्न होना किसे कहते हैं, बनना किसे कहते हैं, दोनों चीजों में अंतर समझना दोस्तों। जैसे मैं बात करूं कि जल हमें प्राप्त कहां से होता है, जल हमें प्राप्त कहां से होता है, जल के स्रोत क्या क्या हैं। जल हमें प्राप्त कहां से होता है, या जल के स्रोत क्या क्या हैं। जल हमें जहां से प्राप्त होता है, जल के जो स्रोत होते हैं, आप उसे कहोगे उत्पन्न होना, अर्थात उत्पत्ति। तो आप कह सकते हो कि जल हमें तालाब से प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल नदियों से भी प्राप्त होता है, हम कह सकते हैं सरोवर से भी प्राप्त होता है, जैसे हम कह सकते हैं समुद्र से भी हमें प्राप्त हो सकता है। हम कहें जैसे वर्षा से भी जल प्राप्त हो रहा है। तो ये तो दोस्तों क्या हो गए? जल के स्रोत हो गए। ये तो क्या हो गए दोस्तों? जल के स्रोत हो गए। बिल्कुल, झरने, तालाब, नदियां, सागर, महासागर, झीलें, ये सब क्या है? जल के सोर्स हैं। हमें जल इनसे प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं बात करूं
जल बनता कैसे है, जल की संरचना क्या होगी, इसकी बनावट या इसकी रचना या इसकी स्ट्रक्चर बताओ, तो तुरंत आपके दिमाग में एक शब्द आता है दोस्तों कि जल बनता किससे है, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं मित्रों। अब आप समझ चुके होंगे कि बनना क्या होता है और उत्पन्न होना क्या होता है, उत्पत्ति किसे कहा जाएगा और व्युत्पत्ति किसे कहा जाएगा। अब बात आती है इन चीजों की हिंदी में आवश्यकता क्यों पड़ गई, इन चीजों की हिंदी में आवश्यकता क्यों पड़ गई, इसकी भूमिका समझ जाओगे पूरा बिंदु समझ में आ जाएगा। हिंदी में हर एक टॉपिक में हम क्या करते हैं, उसके प्रकार का नाम याद करने की कोशिश करते हैं और उसकी परिभाषा याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यह कभी जानने का प्रयास नहीं करते कि ये प्रकार कहां से आया, इसकी ये परिभाषा कैसे बन गई। अगर ये चीजें जान लो तो परिभाषा और प्रकार याद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं कि उत्पत्ति क्या है और व्युत्पत्ति क्या है। तो उत्पत्ति के लिए मैंने बताया कि कोई चीज हमें प्राप्त कहां से हो रही है, कोई चीज हम किस स्रोत से प्राप्त कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्पत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्पत्ति कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो सदैव याद रखना व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है मित्रों, स्रोत होता है या संरचना होती है, संरचना होती है। क्या होती है दोस्तों, संरचना होती है, उसकी बनावट होती है, उसकी रचना होती है, वह बनता कैसे है। एक उदाहरण से मैंने लिया दोस्तों क्या कि उत्पत्ति क्या होगी, जल की, जल हमें प्राप्त कहां से हो रहा है, तो आपने जवाब दिया सर बारिश से हो रहा है, आपने जवाब दिया तालाब नदी सागर और समुद्र से हो रहा है। लेकिन मैं कहूं जल बनता किससे है, तो वो हो गया हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर हमें क्या करते हैं, जल प्रदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, जल प्रदान कर रहे हैं। तो ये H2O वाली स्थिति जो है यह तो होती है दोस्तों व्युत्पत्ति। क्या होती है दोस्तों, व्युत्पत्ति। और ये जो सभी नाम है, ये जो सभी नाम है दोस्तों, ये कहलाती है क्या, उत्पत्ति। क्या कहलाती है दोस्तों, उत्पत्ति कहलाती है। यहाँ तक की बात मेरे मित्रों आपके समझ में आ चुकी होगी। तो अब हमें नाम पता चल चुका कि उत्पत्ति क्या होगी और व्युत्पत्ति क्या होगी। बढ़ता हूं आगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे मित्रों, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि हम आगे बढ़ सके। आगे बढ़ेंगे, अब पहले प्रकार की मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। पहला प्रकार मैं आरंभ कर रहा हूं, कौन सा, पहला प्रकार मैं आरंभ कर रहा हूं किसके आधार पर, देखो बांटना है किसको, शब्दों को। पढ़ क्या रहे हैं, शब्द के प्रकार पढ़ रहे हैं, और शब्द के प्रकारों में सबसे पहला आधार लिया है मैंने, क्या, उत्पत्ति के आधार पर। अब आपको ये चीज पता तो चल गई ना, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण होगा, तो ये उत्पत्ति होती क्या है, अर्थात शब्द आया कहां से, शब्द हमें प्राप्त कहां से हुआ। अब इस बात की कहानी को सुनना, हमें यह तो बहुत अच्छे से पता है कि हिंदी अपने आप में स्वनिर्मित भाषा नहीं है। हिंदी स्वनिर्मित भाषा नहीं है। जैसे संस्कृत के लिए कहा जाता है कि सबसे पहली भाषा संस्कृत है, लेकिन हिंदी तो संस्कृत से पहले की नहीं है। या मैं कहूं हिंदी अपने आप में स्वतंत्र जन्म अस्तित्व में आई भाषा नहीं है। यह क्या है, अन्य भाषाओं का परिवर्तित रूप है। अन्य भाषाओं का क्या है दोस्तों, परिवर्तित रूप है। हमने आरंभ की कक्षा में जाना था, हमने आरंभ की कक्षा में जाना था क्या, कि सबसे पहले रूप कौन सा था, संस्कृत था। उसके बाद में हमने दूसरी भाषा पढ़ी थी, कौन सा दोस्तों, पाली। पाली के बाद में जो भाषा हमारे प्रकाश में आती है वह आती है दोस्तों कौन सी, प्राकृत। कौन सी भाषा आती है दोस्तों, प्राकृत भाषा आती है। और प्राकृत भाषा के बाद में जो भाषा आती है दोस्तों उसका नाम था अपभ्रंश। कौन सा नाम था दोस्तों, अपभ्रंश नाम था। और अपभ्रंश के बाद इस अपभ्रंश का ही एक प्रकार होता है क्या, शोरसेनी। कौन सा नाम था दोस्तों, शोरसेनी अपभ्रंश। और इस शोरसेनी अपभ्रंश से हमारी कौन सी भाषा बनती है मित्रों, हिंदी भाषा बनती है। अर्थात हिंदी का जो एक विकास क्रम है, हिंदी का जो यह विकास क्रम है, इसमें हम जान पाते हैं क्या कि संस्कृत से कौन सी भाषा बनी, पाली भाषा बनी। फिर पाली भाषा से कौन सी भाषा बनी, प्राकृत भाषा बनी। प्राकृत भाषा से कौन सी भाषा बनी, अपभ्रंश। और अपभ्रंश का ही एक प्रकार है कौन सा दोस्तों, अपभ्रंश का एक प्रकार है कौन सा, शोरसेनी। और शोरसेनी अपभ्रंश के इसी प्रकार से हमारी नई भाषा, या हम कह सकते हैं हमारी भाषा कौन सी बन रही है मित्रों, हिंदी भाषा बन रही है। अर्थात हिंदी एक अन्य भाषाओं से बनी भाषा है। इन भाषाओं का बदलता बदलता स्वरूप अंत में अब तक कहां तक पहुंच गया है मित्रों, हिंदी भाषा तक पहुंच गया। कौन सी भाषा तक पहुंच गया दोस्तों, हिंदी भाषा तक पहुंच गया। अब मैं बात आरंभ करता हूं कि उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है। उत्पत्ति का मतलब हिंदी में हमें पता है कि हिंदी भाषा दूसरी भाषाओं से बनी है, तो जाहिर सी बात है हिंदी के शब्द भी कहां से आएंगे,
दूसरी भाषा से आएंगे। हिंदी की वर्णमाला कहां से आई? दूसरी भाषा से आई। और हम ये कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से, हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी भाषा का निर्माण कौन सी भाषा से हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। लेकिन वास्तविकता में हम जाने तो हमें पता चलता है कि हिंदी भाषा कौन सी भाषा से बनी है मित्रों? अपभ्रंश भाषा से बनी है। किससे बनी है? अपभ्रंश भाषा से बनी है। अब हमें पता चल चुका कि हिंदी अपभ्रंश से बनी है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपभ्रंश से हूबहू हिंदी में आए हैं। कहाँ आए हैं? हिंदी में आए हैं। अब बात करते हैं अपभ्रंश किससे बनी थी? प्राकृत से बनी है। इसका मतलब इस अपभ्रंश में प्राकृत के शब्द आए हुए थे। मैं चरण को अवरोही क्रम में ले रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा हिंदी भाषा कौन सी भाषा से बनी मित्रों? हिंदी भाषा कौन सी भाषा से बनी? आप कहोगे सर अपभ्रंश भाषा से। फिर मैं ये कह सकता हूं कि नहीं, कि यदि अपभ्रंश भाषा का ही परिवर्तित रूप हिंदी है तो इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं आज भी जो कहां से लिए गए? अपभ्रंश से लिए गए। अब मैं बात करूं कि अपभ्रंश से शब्द कहां से आए, तो अपभ्रंश में शब्द कहां से आए दोस्तों? प्राकृत से आए। फिर मैं कहूं प्राकृत में कहां से आए, तो आपका जवाब होगा पाली भाषा से आए। कहां से आए? पाली भाषा से। और फिर मैं आपसे पूछूं कि पाली भाषा में शब्द कहां से आए, तो आपका जवाब होगा मित्रों क्या? संस्कृत से आते हैं। कौन सी से आए? संस्कृत से आए। इसका मतलब यह हुआ कि संस्कृत के कुछ शब्द कहां गए? पहले तो पाली में, फिर पाली से जैसे ही प्राकृत बनी तो वो संस्कृत के शब्द कहां चले गए? प्राकृत में। उसके बाद कहां चले गए? अपभ्रंश में। और अब कहां गए वो? हिंदी में। अब कहां गए? हिंदी में आ गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो बदलते रहे और हिंदी में आते रहे। कुछ शब्द ऐसे भी तो है ना जो जैसे संस्कृत में थे हूबहू हिंदी तक पहुंच गए हैं। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी में जो उत्पत्ति जो शब्दों की हुई थी, भाषाओं की जो उत्पत्ति हुई थी, उसी के आधार पर हिंदी में शब्द ग्रहण किए गए थे। और इसी आधार पर हमने पहला आधार लिया है कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ प्रकार आएंगे 5। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं दोस्तों? 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं मित्रों? 5 प्रकार हैं। 5 कौन कौन से हैं? मैं आपके सामने उनके नामोल्लेख कर रहा हूं। पहला प्रकार आता है दोस्तों, बहुत अच्छे से नाम सुन रखा है क्या? तत्सम शब्द। पहला जो शब्द का प्रकार आता है दोस्तों वह क्या आता है? तत्सम शब्द आता है मित्रों। कौन सा आता है पहला प्रकार? तत्सम शब्द आता है। दूसरा जो प्रकार आता है दोस्तों वह आता है क्या? तद्भव शब्द। दूसरा जो प्रकार आता है दोस्तों तद्भव शब्द। हाँ बिल्कुल, आपका सोचना समझना और आपका जवाब देना बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। हमें ये नहीं पता था कि यही प्रकार हैं। हमें ये नाम तो पहले से पता थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। अब मैं अभी एक नाम लिखने के बाद चर्चा करने वाला हूं दोस्तों कि परीक्षा में प्रश्न कैसा आया था। परीक्षा में प्रश्न कैसा आया था? देखो, तीसरा प्रकार जो होता है दोस्तों वह होता है आपका क्या? देशज शब्द। तीसरा जो प्रकार होता है वह क्या होता है दोस्तों? देशज शब्द। क्या होता है? देशज शब्द होता है। चौथा जो प्रकार होता है दोस्तों उत्पत्ति क्या आधार पे? क्या? विदेशी, या आप इसे नाम दे सकते हो विदेशज। बहुत किताबों में विदेशज भी लिखा हुआ आता है। दोनों का मतलब एक ही है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। और अंतिम जो आता है वह आता है दोस्तों क्या? संकर शब्द। अंतिम जो आता है वह आता है दोस्तों क्या? संकर शब्द। क्या होता है तत्सम? क्या होता है तद्भव? क्या होता है देशज? क्या होता है विदेशी? क्या होता है संकर? अब हम इनकी बात करेंगे, लेकिन एक बार मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, ताकि मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं। अभी तक हमने यह जान लिया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होंगे? 5 होंगे। कितने प्रकार होंगे दोस्तों? 5 प्रकार होंगे। कौन कौन से होंगे? तत्सम शब्द होगा, तद्भव शब्द होगा, देशज होगा, विदेशी होगा और संकर होगा। परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों वह सुनिए। परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा गया? DSSSB अर्थात दिल्ली, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा थी, और उसमें एक प्रश्न पूछा गया था क्या? स्रोत के आधार पर। बिल्कुल बिल्कुल, DSSSB के द्वारा पूछा गया प्रश्न बता रहा हूं दोस्तों। जो TGT और PGT की परीक्षा होती है उसमें प्रश्न पूछा गया था 2018 में। क्या? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? और उसमें विकल्प था 2, 4, 5 और 6। विकल्प तो हर कोई चुन लेता अगर उन्हें संकेत मिल जाता
कि उत्पत्ति के आधार पर ये नाम होते हैं, तो ये नाम तो हमें बहुत पहले से पता है कि तत्सम तद्भव देशज विदेशी और संकर होते हैं। लेकिन प्रश्न में उसने ये नहीं पूछा कि तत्सम तद्भव जो ये शब्द होते हैं ये कुल कितने प्रकारों में होते हैं। तो कुल प्रकार तो इनके 5 हैं। प्रश्न यहां से उठा लिया उसने कि उत्पत्ति के आधार पर यदि पूछा जाए कि शब्द प्रकार कितने होंगे, तो जवाब क्या आएगा मेरे दोस्तों? 5 प्रकार आएगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूं आगे की। अब मैं बात करता हूं इसी सेगमेंट के अंदर आगे की। सबसे पहले हम चर्चा आरंभ करेंगे क्या कि तत्सम शब्द किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम जो चर्चा आरंभ कर रहे हैं दोस्तों, वो किसकी आरंभ कर रहे हैं कि तत्सम शब्द किसे कहा जाएगा। तो ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, तत्सम शब्द किसे कहा जाता है, इस बात पर हम अपनी चर्चा आरंभ करते हैं। तत्सम जो शब्द है, अभी अभी हमने जाना कि हिंदी जो भाषा है वह कौन सी से बनी? अपभ्रंश से। अपभ्रंश कौन सी से बनी? प्राकृत से। प्राकृत कौन सी से बनी? पाली से। और पाली कौन सी से बनी? संस्कृत से। इसका मतलब हो न हो सभी भाषाएं कौन सी भाषा से बन रही हैं दोस्तों? संस्कृत भाषा से बन रही हैं। कौन सी भाषा से बन रही हैं? संस्कृत भाषा से बन रही हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि हिंदी में जितनी भी भाषाएं आ रही, या मैं कहूं हमारे आज भाषा संसार में बात करें तो सभी भाषाओं का निर्माण कौन सी भाषा से हुआ है दोस्तों? मूल भाषा से हुआ है। याद आ गया? मैंने एक बार कहा था कि यह मूल भाषा जो नाम है, इस मूल भाषा शब्द का याद रखना। क्यों? हिंदी व्याकरण में जब भी संस्कृत भाषा का जिक्र होगा तो आपको संस्कृत भाषा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? मूल भाषा लिखा हुआ मिलेगा। अर्थात मूल भाषा का मतलब है तो होता संस्कृत ही है, लेकिन आपको संस्कृत न देकर के आपको क्या देगा दोस्तों? मूल भाषा देगा। क्या देगा दोस्तों? मूल भाषा देगा। अर्थात मैं कहूं कि ऐसा कोई भी शब्द, अब ध्यान से समझना, ऐसा कोई भी शब्द सबसे पहले कौन सी है? देखो संस्कृत है। सबसे पहले कौन सी है दोस्तों? संस्कृत है। उसके बाद में कौन सी है? पाली। उसके बाद में कौन सी है? प्राकृत। उसके बाद में कौन सी है? अपभ्रंश। और उसके बाद में अंत में कौन सी है दोस्तों? हिंदी। ध्यान से समझना, तत्सम शब्द क्या होता है उसकी भूमिका समझा रहा हूं दोस्तों। क्या ऐसा कोई शब्द जो जैसा संस्कृत में था वैसा का वैसा ही कहां आ गया? पाली में। और पाली के बाद में भी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, और वैसा का वैसा ही वह कहां आ गया? प्राकृत में। प्राकृत में भी उस शब्द में कोई बदलाव नहीं हुआ, और हु बहु वह कहां आ गया? अपभ्रंश में आ गया। और अपभ्रंश में आने के बाद में भी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, और हिंदी में भी वो वैसा का वैसा ही लिखा जाने लगा। ध्यान से समझना दोस्तों, मैंने क्या कहा? ऐसा कोई शब्द जो ये भाषा के, देखो हिंदी से ठीक पहले के 3 चरण और रह गए और एक संस्कृत, ये 4 चरण हैं। ऐसा कोई भी शब्द जो जैसा संस्कृत में है वैसा का वैसा हिंदी तक पहुंच गया है, अर्थात उस शब्द में कोई बदलाव नहीं हुआ। मूल भाषा में जो शब्द जैसा लिखा गया, मूल भाषा में जिस शब्द को जैसे पढ़ा और बोला गया, वह हिंदी भाषा में भी उसे उसी रूप में यदि स्वीकार कर लिया गया तो वह कौन सा शब्द कहलाया दोस्तों? तत्सम कहलाया। अब इसकी शब्द से परिभाषा क्या होगी? शब्द से परिभाषा क्या होगी उसके बाद हम बात करेंगे उदाहरण की, उसके बाद हम बात करेंगे इसके लॉजिक की कि सर पहचानेंगे कैसे। पूरी बात ध्यान से सुनना। तत्सम शब्द किसे कहा जाता है, तो परिभाषा बता रहा हूं। मूल भाषा। मूल भाषा का मतलब क्या होता है दोस्तों? संस्कृत होता है। मूल भाषा का मतलब क्या होता है दोस्तों? संस्कृत होता है। मूल भाषा का मतलब क्या होता है दोस्तों? संस्कृत होता है। अर्थात मैं कहूं मूल भाषा के वे शब्द, मूल भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों, ध्यान से समझना, मूल भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों अर्थात जैसे थे, जैसे थे वैसे के वैसे कहां आ गए हैं? हिंदी में आ गए हैं। जैसा वह शब्द संस्कृत में लिखा जाता था, जैसा संस्कृत में बोला जाता था, जैसा संस्कृत में पढ़ा जाता था, बिना अपना रूप परिवर्तित किए हूबहू जैसा था वैसा ही कहां आ गया? हिंदी में आ गया है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाएगा दोस्तों? तत्सम शब्द कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? तत्सम शब्द कहा जाएगा। अर्थात अब परिभाषा के शब्दों में मैं बोलना चाहूं तो इस पूरी बात को देखो, एक शब्द से परिभाषा बता रहा हूं। क्या? मूल भाषा। मूल भाषा का नाम आते हमारे जहन में एक नाम आएगा, कौन सा? संस्कृत। मूल भाषा कौन सी होती है दोस्तों? संस्कृत। अर्थात मूल भाषा के वे शब्द, मूल भाषा के वे शब्द जो बिना अपना रूप परिवर्तित किए, बिना अपना रूप परिवर्तित किए, मूल भाषा के वे शब्द जो बिना अपना रूप परिवर्तित किए हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं,
उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? तत्सम शब्द कहलाते हैं। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा मित्रों? यदि आपसे पूछा जाता है तत्सम शब्द किसे कहा जाएगा, यदि आपसे पूछा जाता है कि तत्सम शब्द किसे कहा जाएगा, तो आप परिभाषा बोल सकते हैं क्या कि मूल भाषा या संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों अर्थात बिना अपना रूप परिवर्तित किए हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। अब ध्यान से समझना, आज भी हम बहुत प्रकार के तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक बहुत अच्छा वाक्य बोलूंगा जिसमें आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हम छोटी कक्षा में पढ़ते थे, हम छोटी कक्षा में पढ़ते थे, 5वीं में, छठी कक्षा में, 7वीं में, 8वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में या 10वीं कक्षा में, जब भी हमारा परीक्षा परिणाम हमें सुनाया जाता था, जब भी हमारा परिणाम हमें बिल्कुल सुनाया जाता था, तो हम खुशी के मारे फूले नहीं समाते थे और घर आकर के जैसे आकर बोलते थे कि आज मुझे मेरा रिजल्ट बता दिया गया है और मेरा कक्षा में प्रथम स्थान आया। हमने क्या बोला? आज मेरा कक्षा में क्या आया है? प्रथम स्थान आया, प्रथम स्थान। दोस्तों, आप कभी गौर नहीं कर रहे हो, ये प्रथम शब्द जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और हम इसे बोल कहाँ रहे हैं? हिंदी भाषा में। प्रयोग में कहाँ ले रहे हैं? हिंदी भाषा में। अर्थात मूल भाषा या संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना अपना रूप परिवर्तन किए, बिना अपना रूप परिवर्तित किए कह सकते हो, बिना अपना रूप परिवर्तित किए, परिवर्तित कैसे नहीं कर रहे? अर्थात ये जैसे संस्कृत में लिखे गए थे और वैसे के वैसे ही कहाँ आ गए दोस्तों? ये हिंदी में आ गए। जैसे संस्कृत में थे वैसे का वैसा ही इनका रूप हिंदी में भी स्वीकार किया गया। प्रथम को हम संस्कृत में भी ऐसा ही लिखते हैं और हिंदी में भी ऐसा ही लिखा जाता है। अर्थात हु बहू, जो का त्यों, जैसा का तैसा। अर्थात जैसा संस्कृत में था वैसा का वैसा ही हिंदी में आ गया, तो वह शब्द क्या कहलाता है दोस्तों? तत्सम कहलाता है। अब इतनी सारी बात हमें याद नहीं रखनी, हमें केवल इतना सा याद रखना है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। जैसे और उदाहरणों की बात कर रहा हूं दोस्तों, जैसे शब्द आ गया अक्षी। हम एक शब्द बोलते हैं ना प्रत्यक्ष, प्रतियोग अक्षी। बिल्कुल, मैंने आपको यण संधि के उदाहरणों में बताया था, अपवाद के दौरान भी मैंने इस चीज की चर्चा की थी कि अक्ष शब्द का मतलब अक्षी से लेंगे और अक्षी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आंख होता है। जैसे आ जाए, बिल्कुल ध्यान से समझना, जैसे आ जाए क्या? आम्र। जैसे आ जाए दोस्तों उष्ट्र। इस प्रकार से मैं कहूं, बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे शब्द आ गया अक्षी, हम बहुत बार बोलते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब ये प्रत्यक्ष में अक्षी शब्द बोल रहे हैं, प्रतियोग अक्षी। ये अक्षी जो शब्द है कौन सी भाषा का है? तत्सम का है। इन शब्दों को रटना नहीं है दोस्तों, ऐसे अगर रटने लग जाओगे तो शब्दकोश में, संस्कृत भाषा के शब्दकोश में हजारों करोड़ों की संख्या में शब्द हैं, सबको रट पाना संभव तो नहीं है। तो क्या तरीका हो सकता है कि सर हम पहचान जाएं कि ये शब्द क्या है? तत्सम है या ये शब्द क्या है? तत्सम नहीं है। तो ध्यान देना, जो तत्सम शब्द होते हैं, उनमें अधिकतर क्या होता है? संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होगा दोस्तों। किसका प्रयोग होगा दोस्तों? संयुक्त अक्षर का प्रयोग होगा। अर्थात उनका उच्चारण और उनका लेखन थोड़ा कठिन होता है। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की तुलना में क्या है दोस्तों? कठिन है, तो इसके शब्द भी क्या होंगे? थोड़े कठिन होंगे। एक बात। दूसरी बात ध्यान से समझना, अगर आपको अनुनासिक चिन्ह दिया जाता है और अगर आपको अनुस्वार दिया जाता है, तो ध्यान देना दोस्तों, अनुस्वार तो कौन से में गिना जाएगा? तत्सम शब्दों में। और अनुनासिक किस में गिना जाता है दोस्तों? तद्भव शब्दों में गिना जाता है। किस में गिना जाता है दोस्तों? तद्भव शब्दों में गिना जाता है। फिर आती है बात क्या? मूर्धन्य। बिल्कुल, मूर्धन्य स्वर कौन सा होता है? मूर्धन्य स्वर दोस्तों री। री का प्रयोग किसी भी शब्द में हो जाए, री स्वर का प्रयोग किसी भी शब्द में हो जाए मेरे दोस्तों, तो वह शब्द निश्चित रूप से क्या होता है? तत्सम होता है। क्या होता है दोस्तों? तत्सम होता है। इस चीज का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रहे। जैसे शब्द आ जाता है क्या? हस्त। जैसे शब्द आ जाता है दोस्तों क्या? हस्त। जैसे शब्द आ जाता है क्या? हस्ती। इस प्रकार के शब्द भी हमारे क्या होंगे? तत्सम होंगे। क्या होंगे दोस्तों? तत्सम होंगे। बिल्कुल, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। जैसे शब्द आ गया गृह।
अब इसमें री स्वर जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, री स्वर जुड़ा हुआ है। मैंने अभी अभी क्या कहा, यदि री स्वर जुड़ा हुआ हो तो वह शब्द सदैव किसमें गिना जाएगा, तत्सम में गिना जाएगा। तो अब तक जो तत्सम शब्द के बारे में हमने 2 4 5 बातें जानी हैं, उसका वापस से एक बार दोहरान कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर जो 5 प्रकार थे उनमें नाम आते हैं, सबसे पहला तत्सम, उसके बाद तद्भव, तीसरा आता है आपका देशज, चौथा आता है आपका विदेशी, और पांचवा या अंतिम जो शब्द प्रकार है दोस्तों वह क्या होता है, संकर शब्द होता है। सबसे पहला जो मैंने प्रकार लिया है दोस्तों, सबसे पहला जो मैंने प्रकार लिया है दोस्तों, वह प्रकार मैंने कौन सा लिया है, तत्सम का। तत्सम शब्द किसे कहा जाएगा, तत्सम शब्द किसे कहा जाएगा, तो इसकी परिभाषा में हम क्या बोलेंगे कि मूल भाषा अर्थात संस्कृत, मूल भाषा अर्थात संस्कृत। मूल भाषा या संस्कृत का ऐसा कोई भी शब्द जो जैसा संस्कृत में था हूबहू हिंदी में प्रयुक्त होने लगा, जैसा संस्कृत में था बिना अपना रूप परिवर्तन किए, बिना कोई बदलाव किए हिंदी में प्रयुक्त होने लगा, तो वह क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं हस्त, बिल्कुल बिल्कुल हम बोलते हैं हस्तलिखित, आता है समास में पढ़ेंगे दोस्तों, कर्ण कारक तत्पुरुष समास में मैं उदाहरण बताऊंगा, एक आएगा हस्तलिखित, एक शब्द आएगा संबंध कारक तत्पुरुष में, बिल्कुल 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 एक शब्द लिखेंगे हम कर्म कारक तत्पुरुष में हस्तगत। इस प्रकार के शब्द जो होते हैं आज भी हम हिंदी भाषा में प्रयोग में ले रहे हैं। तो ये शब्द क्या होते हैं दोस्तों, तत्सम शब्द होते हैं। क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। दूसरी पहचान मैंने आपको क्या बताई कि एक तो संयुक्त अक्षर का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों के साथ किसका प्रयोग होगा दोस्तों, एक तो संयुक्त अक्षर जहां होंगे ज्यादातर विकल्प या ज्यादातर संभावनाएं बन जाती है, कौन से की, तत्सम शब्द होने की। संयुक्त अक्षर के प्रयोग से बने अधिकांश शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। इसके बाद में मैंने क्या बताया आपको, जब अनुस्वार और अनुनासिक दोनों दिए जाएं, जब अनुस्वार और अनुनासिक दोनों दिए जाएं तो अनुस्वार होता है, अनुनासिक आएगा तद्भव में और अनुस्वार आता है दोस्तों किसमें, तत्सम में। अनुस्वार किस में आता है दोस्तों, तत्सम में आता है। उसके बाद में बात आई है कौन से स्वर की, री स्वर की, अर्थात मूर्धन्य स्वर यदि री आपके कहीं भी जुड़ा हुआ है तो ये शब्द भी क्या होते हैं दोस्तों, तत्सम होते हैं। ये शब्द भी क्या होते हैं दोस्तों, तत्सम होते हैं। यहां तक की बात यदि आपके समझ में आई तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ताकि मैं आगे वाले बिंदु पे चर्चा कर सकूं, हम दूसरा प्रकार पढ़ सके, तद्भव शब्द। अब बात करते हैं हम तद्भव शब्द की। तत्सम शब्द समझ में आया। तत्सम शब्द क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है जो बिना कोई रूप परिवर्तन किए हिंदी में आ गए और क्या कहलाए दोस्तों, तद्भव कहलाए। क्या कहलाए, तत्सम कहलाए। अब मैं बात कर रहा हूं तद्भव की, ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रकार है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का दूसरा प्रकार है क्या दोस्तों, तद्भव शब्द। क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहा जाता है, सुनना ध्यान से सुनना। हिंदी भाषा में अभी अभी हमने जाना है क्या, हिंदी भाषा में जो शब्द हैं वो कहां से आ रहे हैं दोस्तों, कहां से आ रहे हैं, हिंदी भाषा में जो शब्द थे वो कहां से आए थे, संस्कृत भाषा से आए। वो कहां से आए, पाली और प्राकृत भाषा से आ रहे हैं, पाली और प्राकृत भाषा से आए हैं। लेकिन मैंने ये भी तो कहा कुछ शब्द ऐसे थे जो हूबहू जैसे संस्कृत में थे हिंदी में आ गए, लेकिन सभी तो नहीं आए ना। कुछ शब्द ऐसे भी तो हैं जो हिंदी में आते आते अपना स्वरूप परिवर्तित कर लेते हैं, हिंदी में आते आते अपना रूप बदल लेते हैं, या मैं कहूं हिंदी में आते आते वो थोड़े सरल हो जाते हैं, या मैं कहूं हिंदी में आते आते उनमें परिवर्तन हो जाता है। पूरी बात वापस से सुनना। मूल भाषा का वह शब्द जो का त्यों हिंदी में आ गया तत्सम कहलाएगा, यह बात हम जान चुके हैं। लेकिन मूल भाषा या संस्कृत का ऐसा शब्द जो हिंदी में आते आते अपना रूप बदल लेता है, अर्थात परिवर्तित हो जाता है, संस्कृत वाले शब्द की तुलना में थोड़ा सरल हो जाता है, तो जिसमें परिवर्तन हो जाता है वो शब्द क्या बन जाते हैं दोस्तों, तद्भव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, तद्भव बन जाते हैं। तो परिभाषा हमारे क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या हो जाएगी कि मूल भाषा के वे शब्द, मूल भाषा के वे शब्द, ये परिभाषा शब्द से इसलिए बता रहा हूं कि मुख्य परीक्षा वाले विद्यार्थियों के काम में आ सके। मूल भाषा के वे शब्द, मूल भाषा के वे शब्द जो, मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आते आते, हिंदी में आते आते अपना रूप बदल लेते हैं। मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आते आते अपना रूप बदल लेते हैं, अर्थात
परिवर्तित हो जाते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं, या मैं कहूं सरल हो जाते हैं, उन्हें उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तद्भव कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तद्भव कहा जाता है। यहाँ तक की बात यदि आपके समझ में आई तो मैं जरा आगे बढ़ूं दोस्तों। उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। पूरी परिभाषा का मैं वापस से दोहरान कर रहा हूं, एक एक शब्द पे जरा गौर करना। मैंने क्या कहा कि तद्भव शब्द किसे कहा जाएगा? तद्भव शब्द किसे कहा जाएगा? तो वापस से परिभाषा सुनना मित्रों। मूल भाषा अर्थात संस्कृत का ऐसा कोई भी शब्द जो हिंदी में आते आते सरल हो गया, थोड़ा संस्कृत वाले शब्द की तुलना में हमारे लिए आसान हो जाता है, या मैं कहूं जिसमें संयुक्त अक्षरों का प्रयोग थोड़ा कम होने लगा, जिनका रूप बदल जाता है। ऐसा तो नहीं कि पूरा ही बदल गया, अर्थ ही बदल गया, अर्थ वही रहेगा। शब्द का जो संरचना होती है, शब्द का जो लिखने का तरीका है, उसमें कोई वर्ण कम या ज्यादा हो जाते हैं, या वर्ण थोड़ा सरलता प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और हिंदी में आते आते उनमें बदलाव हो गया, तो उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तद्भव कहा जाता है। जैसे अभी हमने तत्सम शब्दों के उदाहरणों में जाना था। जैसे शब्द था हमारे पास क्या? अक्षी, और हम इसे आज क्या लिखने लगे? आंख। क्या लिखने लगे दोस्तों? आंख। अर्थात इन दोनों शब्दों का अर्थ तो एक है, इनका अर्थ नहीं बदलता दोस्तों। अगर अर्थ बदल दिया तो अनर्थ हो जाएगा, अर्थ बदल दिया तो अनर्थ हो जाएगा। अर्थ नहीं बदलना, केवल शब्द की संरचना बदलनी है, शब्द का रूप बदलना है। कि वे शब्द जो संस्कृत के हैं, वे शब्द जो संस्कृत के हैं और हिंदी में आते आते अपना रूप बदल लेते हैं, अर्थात सरल हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तद्भव कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तद्भव शब्द कहा जाता है। अर्थात तद्भव शब्द वे होंगे जो हिंदी में आते आते क्या हो जाते हैं दोस्तों? सरल हो जाते हैं। जैसे अक्षी का क्या होता है? आंख, और हस्त का क्या हो गया? हाथ। एक शब्द और आता है हस्ती, यहाँ पर ई है, हाथ में भी ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? हाथी। क्या है? हाथी। एक शब्द आया था हमारे पास तत्सम में, क्या? जैसे उष्ट्र। उष्ट्र का क्या होता है? जैसे ऊंट होता है। क्या होता है दोस्तों? ऊंट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ये वाली, यहाँ पर क्या लगी हुई है मित्रों? चंद्र बिंदु। यहाँ भी क्या लगा रखी है हमने? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु का नाम मैंने आपको बताया था पूर्व की कक्षाओं में। ये क्या है? अनुनासिक है। क्या है दोस्तों? अनुनासिक है। और अनुनासिक को कहा जाता है हिंदी का, बिल्कुल हिंदी का विकास किया हुआ वर्ण है। हिंदी का विकास किया हुआ वर्ण है, या मैं कहूं हिंदी का जो विकसित वर्ण होता है उसमें एक अनुनासिक भी होता है, और इसके अलावा दो वर्ण और आते हैं। कौन कौन सा? अडय और अढय। अडय और अढय, जिन्हें ताड़नजात नाम दिया जाता है दोस्तों। क्या नाम दिया जाता है? जिन्हें ताड़नजात नाम दिया जाता है। अब आपको एक कंडीशन बता रहा हूं, अब आपको एक शर्त बता रहा हूं जो याद रखनी है। क्या शर्त है वो सुनिए, कि यदि यदि किसी शब्द में विकसित क्या आ जाए? स्वर आ जाए। विकसित स्वर का मतलब चंद्र बिंदु, ये लो मैंने लिख दी है, जिसे हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, जिसमें चंद्रमा भी हो और बिंदु भी हो। ऐसा कोई भी शब्द जिसमें अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग हो जाए, अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग हो जाए, या ताड़नजात वर्णों का प्रयोग हो जाए। जिनका प्रयोग हो जाए दोस्तों? ताड़नजात वर्णों का प्रयोग हो जाए, ऐसा शब्द कभी तत्सम नहीं होता। ऐसा शब्द कभी तत्सम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द, और ये दो व्यंजन और ये एक आपका अनुनासिक चिन्ह, ये तीनों के तीनों वर्ण हिंदी ने बनाए हैं, हिंदी वालों ने बनाए हैं। हिंदी भाषा के खुद के बनाए हुए वर्ण हैं, और संस्कृत भाषा इनसे पहले बन चुकी थी। अर्थात संस्कृत भाषा जब बनी थी उस समय ये तीन वर्ण आपके अस्तित्व में ही नहीं थे, अर्थात इनका प्रयोग संस्कृत के किसी शब्द में होता ही नहीं है। यदि कहीं भी इन तीनों में किसी भी वर्ण का प्रयोग हो जाए दोस्तों, तो सदैव याद रखना, क्या? वह शब्द तत्सम नहीं हो सकता। वह शब्द तत्सम नहीं हो सकता। या तो वह शब्द तद्भव होगा, या तो वह शब्द तद्भव होगा, या फिर हो सकता है देशज हो। क्या हो? क्षेत्रीय भाषाओं का शब्द हो, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देशज शब्द हो सकता है, देशज शब्द हो सकता है, लेकिन तत्सम कभी नहीं होगा। लेकिन तत्सम कभी नहीं होगा। एक दूसरी बात और जाननी है हमें, क्या? कि ऐसा कोई भी शब्द जिसका अंतिम वर्ण हलंत आ जाए, अर्थात अंतिम वर्ण स्वर रहित हो, वे शब्द जिनका अंतिम वर्ण क्या हो दोस्तों? स्वर रहित हो। वे शब्द जिनका अंतिम वर्ण स्वर रहित हो, वे शब्द जिनका अंतिम वर्ण स्वर रहित हो, तो वे शब्द भी कभी, ध्यान से समझना, तद्भव नहीं होते। वे शब्द कभी क्या नहीं होंगे? तद्भव नहीं होंगे। यदि अंतिम वर्ण हलंत आ जाता है तो समझ लेना वह शब्द जो होता है वह क्या होगा? तत्सम होगा।
वह शब्द क्या होगा दोस्तों, तत्सम होगा। अर्थात यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो, यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो, तो वह शब्द सदैव क्या होगा दोस्तों, तत्सम होगा। यह बात भी हमें जाननी ज्यादा आवश्यक थी, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो अभी हमने क्या जाना मित्रों, अभी हमने क्या जाना कि तद्भव किसे कहा जाता है। अभी हमने क्या जाना दोस्तों, तद्भव किसे कहा जाता है। तो तद्भव शब्द की परिभाषा क्या आ गई कि मूल भाषा अर्थात संस्कृत भाषा का वह शब्द, मूल भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में आते आते अपना क्या करते हैं, रूप बदल लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, रूप बदल लेते हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तद्भव कहा जाता है। इधर देखिए, ये हमारे पास जो चार शब्द हैं, ये दोस्तों कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। ये क्या है हमारे पास, तत्सम है। और ये इनके मैंने क्या लिख दिए, इनके साथ साथ तद्भव लिख दिए हैं दोस्तों। क्या लिख दिए हैं, तद्भव लिख दिए हैं। अब इनका अंतर आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये थोड़े बोलने और पढ़ने में कठिन है, और ये बोलने पढ़ने में भी क्या है, थोड़े आसान होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, आसान होते हैं। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा की तुलना में थोड़ी आसान है। इसमें संयुक्त अक्षरों का प्रयोग कम होता है, बिल्कुल। अनुस्वार का प्रयोग भी इसमें कम होता है। अनुस्वार के स्थान पर हम हिंदी में अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। और हिंदी के किसी शब्द में अंतिम वर्ण स्वर रहित नहीं होता। अगर अंतिम वर्ण आपने स्वर रहित कर दिया दोस्तों, तो वह शब्द तत्सम ही माना जाएगा। हिंदी के किसी शब्द में ऋषि वाला री या मैं कहूं मूर्धन्य स्वर का प्रयोग नहीं होता। वह भी कौन सी भाषा में चला जाएगा, तत्सम शब्दों में चला जाएगा। और तद्भव शब्दों में जो हमें ध्यान रखने की बात थी वह क्या थी, एक तो अनुनासिक चिन्ह हो गया दोस्तों, और दो ताड़नजात वर्ण हो गए। दो क्या हो गए दोस्तों, ताड़नजात वर्ण हो गए। इन तीनों वर्णों के प्रयोग से, इन तीनों वर्णों के प्रयोग से बना कोई भी शब्द तत्सम नहीं होता है। तद्भव हो सकता है, तद्भव हो सकता है, या फिर देशज हो सकता है, लेकिन तत्सम नहीं होगा, लेकिन तत्सम नहीं होगा। यहाँ तक की बात आप जान चुके हैं दोस्तों। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम अपनी बात को आगे बढ़ा सके दोस्तों। एक बार इसका